दर्शक भगवान दास मेरे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजस्थान के बीकानेर से बोल रहा हूँ। बढ़िया सर। सिविल इंजीनियर हैं आप और 41 साल की आपकी उम्र है। 50 लाख का टर्म प्लान लिया हुआ है, 15 लाख का आपने अपनी वाइफ के लिए भी लिया हुआ है। आपकी वाइफ वर्किंग है? हाँ जी मैम, बिल्कुल सही है। बढ़िया। 15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है फैमिली फ्लोटर के जरिए, और इमरजेंसी फंड आपने फिक्स डिपॉजिट में क्रिएट किया हुआ है 10 लाख का। कोई खास वजह आपने फिक्स डिपॉजिट को चुना इमरजेंसी फंड के लिए? फैमिली में हूँ, पेरेंट्स वगैरह साथ हैं तो उस वजह से थोड़ा पैसा होल्ड किया हुआ है। सेकेंडरी में प्राइवेट जॉब में हूँ तो नहीं, कॉर्पस आपका बहुत बढ़िया है। 10 लाख का आपने कॉर्पस रखा है, वो तो बहुत बढ़िया है। मैं बस निवेश विकल्प पूछना चाह रही थी, कोई खास वजह कि फिक्स डिपॉजिट को ही चुना, या कोई निवेश विकल्प की जानकारी के अभाव में जो है आपने इसको चुना? तो एफडी का पैसा मैम थोड़ा इजी गोइंग है, हैंड टू हैंड पैसा मिल जाता है बैंक से। पैसे कब मैच्योर हो रही है आपकी ये फिक्स डिपॉजिट? कब मैच्योर हो रही है आपकी फिक्स डिपॉजिट? ये सारे मैम रिन्यू हो चुके हैं, 2 से 3 साल के प्लान है सारे लगे हुए हैं। अच्छा, तो आपने स्टैगर्ड फिक्स डिपॉजिट की है, या जिसको हम कहते हैं स्टेप फिक्स डिपॉजिट की है? बहुत बढ़िया। जी। चलिए, ऊंची ब्याज दरों में ये आपने बहुत फायदेमंद काम किया है। आगे चलकर हमारे एक्सपर्ट से भी इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, बाकी तमाम दर्शकों को भी समझाएंगे कि फिक्स डिपॉजिट पर जो फिलहाल ऊंची ब्याज दरें मिल रही है, अगर इसका फायदा आपको उठाना है तो किस तरह से समझदारी से एफडी में अपने पैसे आपको लगाने चाहिए। लेकिन भगवान दास जी, लगभग 1.25 लाख रुपए आपके पीपीएफ में है। हाँ जी मैम, ये आज की वैल्यू है उसकी, पीपीएफ की। हाँ, ठीक है। और फंड्स में आपके एक बार ये जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 50,000 का, ये कौन सा इंश्योरेंस है? ये मैम ट्रेडिशनल प्लान है, जो एक मेरी वाइफ के नाम पे है, एक मेरे नाम पे है, एक मदर के नाम पे है, तो इन सब का मिला के कौन सी पॉलिसी है ये? एक जीवन साथी प्लान है जो मेरा और मेरी मिसेज का जॉइंट में है। इसके अलावा 2 ट्रेडिशनल प्लान है एलआईसी के, और एक एचडीएफसी का संचय प्लस है। तो इन सब का मिला के ही ये मैंने आपको वैल्यू भेजी है प्रीमियम की। चलो, तो मैं फंड्स की डिटेल्स, मेरे ख्याल से कई सारे फंड हैं तो एक एक करके नाम नहीं लूंगी। हर्षवर्धन रुंगटा हमारे आज के मेहमान हैं, उनके पास तमाम डिटेल्स होंगी फंड्स को लेकर। हर्ष, रिटायरमेंट गोल है इनका 15 से 8 साल में लगभग 1 करोड़ करने का, और 2,000 रुपए की एसआईपी से ये निवेश और बढ़ाना भी चाहते हैं। चलिए, तमाम डिटेल्स आपके पास हैं। हर्ष, इंश्योरेंस कितना सही है कितना गलत हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले जल्दी से इमरजेंसी फंड और ओवरऑल जो फंड मिक्स है इनके पोर्टफोलियो में, उस पर अपनी राय आप दे दीजिए। सो कविता, इनका पोर्टफोलियो अगर हम देखें, म्यूचुअल फंड पे पहले बात करते हैं। 9,000 रुपया ये आज की तारीख में जमा कर रहे हैं, और 9 स्कीम्स इनके पास है, 9 स्कीम्स हैं। ऑन एन एवरेज कई स्कीम में इन्हें 2,000 रुपया जमा कर रहे हैं, और 2 स्कीम में 500-500 रुपया भी जमा कर रहे हैं। सो भगवान व्यास जी, आप 9,000 रुपया अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और 9 स्कीम लेकर रखे हैं, आपको रियल सेंस में कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा। आपने जो स्कीम्स सिलेक्ट की हैं वो अपने आप में अच्छी हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो स्कीम्स आपने ले रखी हैं वो स्कीम्स अच्छी नहीं है, लेकिन आपको ये सोचना है कि क्या आपको 2 मिड कैप फंड, इनफैक्ट 3 मिड कैप फंड है आपके पास, सो क्या इतने सारे अलग अलग फंड्स में आपको रखने की ज़रूरत है? इवेंचुअली आप क्या कर रहे हैं, आप 9 फंड आपको मैनेज करने हैं। कभी भी कोई भी एक्शन लेना है तो 9 फंड्स में अलग अलग आपको सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम पूरे करने हैं। सो मेरा सुझाव ये रहेगा, आपकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज में से मैं 4 स्कीम शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ। आप अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट है, सो 9,000 रुपये अभी प्लस 2,000 रुपये जो आप बढ़ाना चाह रहे हैं, ये सारा सिर्फ इन 4 स्कीम्स में निवेश करें। अगले 15 साल तक आपको इन्वेस्ट करना है, तो हो सकता है आगे जाके आपकी इनकम और बढ़ेगी और आप और बढ़ाना चाहेंगे, तो सिर्फ 4 स्कीम में ही रखिएगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और जो आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है तो कोई नया फोलियो आपको नहीं खोलना है। यूटीआई मिड कैप फंड आप कंटिन्यू करें, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एंड आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो मैंने आपको 2 वैल्यू ओरिएंटेड दिए हैं क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में है। अगर आपको एसबीआई दोनों में से एक ही वैल्यू ओरिएंटेड फंड रखना है तो आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को ना रख के टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड रख लीजिए। तो आप सिर्फ 4 फंड्स में निवेश करें, और आगे जाते हुए भी अगर कोई एसआईपी बढ़ानी तो इन्हीं 4 में बढ़ाइएगा। बाकी जो स्कीम्स हैं उनमें से आप रिडेम्पशन करके इन 4 में कंसोलिडेट कर लीजिए। चलिए हर्ष, धन्यवाद, आपने काफ़ी विस्तार से तमाम बातें समझाई, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी ये बातचीत समझ में आई हो। अखिल शर्मा, क्या मेरे अगले दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? जी मैडम। हाय अखिल, कैसे हैं आप?
बस बढ़िया है मैडम। आप धन्यवाद, बताइए। आपने अपना सवाल हमें भेजा। अखिल, आपकी उम्र बताएंगे आप मुझे? मेरी मैडम 35 ईयर्स एज है मैडम अभी। ओके, कब से कर रहे हैं आप ये इन्वेस्टमेंट इन फंड्स में? मैम मुझे वैसे तो 2019 से कर रहा था, लेकिन बीच में कुछ निकाल लिए थे कुछ फंड में से पैसा, फिर मैंने दोबारा इन्वेस्टमेंट किया अगेन, तो अभी यही। ठीक। निवेश आप कितने रकम से बढ़ा पाएंगे, क्योंकि आपने देखिए अच्छी बात यह है आपके पूरे पोर्टफोलियो में कि आपने काफ़ी इसको लक्ष्य के हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें अगर आपको ये कहा जाए कि अपनी निवेश राशि को आपको बढ़ाना है तो क्या आप इस वक्त कर पाएंगे मौजूदा समय में? हाँ मैडम, 10% से इंक्रीज कर सकता हूँ मैं ईयरली। बहुत बढ़िया, यही जानना था मुझे। हर्ष, आपके पास आऊंगी सीधा। आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, एसबीआई का स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है इनके पास, और एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड भी है। हर्ष, क्या और कोई फंड जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि पोर्टफोलियो वाइज ये काफी बेहतर तरीके से डाइवर्सिफाइड मुझे दिखाई दे रहे हैं पोर्टफोलियो में। सो कविता, और कोई तरह की स्कीम जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 स्कीम इनके पास ऑलरेडी एसआईपी के जरिए है। उसके अलावा ये एचडीएफसी फोकस फंड में लमसम कर किए हुआ है, इनका एचडीएफसी बैलेंस फंड भी है। सो आई थिंक स्कीम्स और जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिए, स्मॉल कैप में इनका 2 स्कीम्स हैं। सो फंड मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो स्मॉल कैप में फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और आइडेंटिफाइंग द राइट कंपनीज वो भी ज़रूरी होती है। तो उस लिहाज से अगर ये 2 फंड मैनेजर्स को अपना पैसा दे रहे हैं तो ठीक है। सिर्फ स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट करना है ये इन्हें रिविजिट करना होगा। ये टॉपिक पे इन्हें वापस सोचना होगा कि इन्हें इतना रुपया जो ये कर रहे हैं 5,000 रुपया महीने का, इन्हें स्मॉल कैप में करना है कि नहीं। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से और स्मॉल कैप इज़ मोर वॉलेटाइल। मैं इनके सवाल के जरिए बाकी सब दर्शकों को भी जवाब दे रहा हूँ कि स्मॉल कैप एक थोड़ा फ्लेवर ऑफ द सीजन बन चुका है, जिसमें क्योंकि पास्ट रिटर्न्स हमने करीबन 30% एनुअलाइज रिटर्न देख रहे हैं, तो कई निवेशक ऐसे हैं जो स्मॉल कैप का रिस्क को समझते नहीं है, और वो सिर्फ क्योंकि पास्ट में इतना अच्छा रिटर्न मिला है तो आप वही देख के आज की तारीख में स्मॉल कैप में अपना एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। तो ये एक कंसर्न है जो मैं चाहता हूँ कि सारे जो अपने दर्शक हैं जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या बढ़ाने की सोच रहे हैं, सिर्फ वैल्यूएशन और एसेट एलोकेशन देखिए कि आपका कैसे आपको एलोकेट करना है बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देके मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, और कोई भी अगर मार्केट करेक्शन होता है तो जितनी तेज़ी से स्मॉल कैप बढ़ाए उतनी तेज़ी से घटेगा भी। तो क्या आपके पास वो रिस्क एपिटाइट है और आप क्या स्मॉल कैप को समझते हैं, तभी उसका एलोकेशन आप बढ़ाइए या शुरू करिए। जी जी, चलिए अखिल, जहाँ तक आपके मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर को लेकर बात है, हमने इस शो पर पहले भी कई बार इस पर चर्चा की हुई है, तो मेरे ख्याल से जब आप अक्रॉस मार्केट कैप्स डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमारे पुराने शोज देखें जहां पर हमने विस्तार से इस पर बात की, और हर्ष जो आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहे थे शायद आप बेहतर तरीके से समझ पाए। मेरे पास समय कम है, लेकिन मेरे आखिरी दर्शक अभिजीत कोलकाता से फोन लाइन पर मेरे साथ, इनसे बात करनी होगी। अभिजीत, हाय, गुड इवनिंग, धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। 2.5 करोड़ 15 साल में आपको चाहिए। मिरा एसेट इमर्जिंग, परापारिका फ्लेक्सी कैप, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम, क्वांट का स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और निपॉन इंडिया मल्टी कैप आपने रखा हुआ है। बाकी आप पीपीएफ और पीएफ में भी निवेश कर रहे हैं। आपने ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एलआईसीज भी ले रखी है। अच्छी बात यह है कि इन सब के अलावा आपके पास जो बेसिक ज़रूरी इंश्योरेंस है, टर्म और हेल्थ, वो आपने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ओवर देयर। अभी तक आपने 8 लाख रुपए निवेश किए हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए है, और ओवरऑल पोर्टफोलियो मिक्स पर चलिए आपकी सलाह ले लेते हैं हर्ष से। हर्ष, निवेश पर्याप्त है फिलहाल? फंड्स थोड़े से ज्यादा अग्रेसिव बट वेल डाइवर्सिफाइड। जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, सो कविता, स्कीम्स 7 स्कीम है टोटल में इनके पास, और जो अलग अलग कैटेगरी की है। सो आई थिंक इन्हें कोई भी बदलाव वैसे करने की ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है कि भाई इन्हें, और एलोकेशन जो हम बात कर रहे थे लार्ज, मिड, स्मॉल, इनके पास फैक्टर बेस्ड बीटा फंड भी है, इनके पास स्मॉल कैप है। सो आई थिंक एलोकेशंस आर फाइन। कोई बदलाव करने की वैसे मुझे ज़रूरत नहीं लग रही। हर्ष? हाँ जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी कविता? जी जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, कंटिन्यू। हाँ, सो मैं कह रहा हूँ कि इन्हें अपने पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, वो बैलेंस भी अच्छा है, अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में है, इन्हें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं अपने पोर्टफोलियो में।
अभिजीत, आपने सुना हर्ष को। ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो के लिए। फिलहाल कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने फंड्स की परफॉर्मेंस को ज़रूर ट्रैक कीजिएगा। और समय ख़त्म हो चुका है लगभग पूरी तरह से, लेकिन हर्ष, निवेश का गुरु मंत्र आप लेकर आए हैं हमारे लिए आज, क्या होगा? जी हाँ, सो कविता, हमने ना काफ़ी व्यूअर्स की क्वेरीज में आपने देखा होगा कि उन्होंने इंश्योरेंस का भी जिक्र किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहला कदम है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो है कि आप एक एडिक्वेट मेजर लें कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए। रिस्क मैनेजमेंट मतलब सारी तरह के जो इंश्योरेंसेज हैं वो आपको लेना है। हम बेशक फ्यूचर में वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, आगे जाके फ्यूचर में हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन प्रेजेंट जो है, जो भी आपकी आज की जमा की हुई राशि है या जो आपकी इनकम है, उसे आपको प्रोटेक्ट करना है। वो कैसे पॉसिबल होता है? जब आप सही मायने में सही तरीके के इंश्योरेंसेज लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग मैं ये कहूँगा कि आप अपना इंश्योरेंस पोर्टफोलियो देखें। लाइफ कवर, हेल्थ कवर, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, ये सारे जो प्योर रिस्क कवर्स हैं वो पहले लें, फिर अगर पैसे बचते हैं तो आप अपना इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी शुरू करेंगे। और इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज ना लें, क्योंकि आपको रियल सेंस में जो रिस्क कवर चाहिए वो एडिक्वेट कवर नहीं मिल पाएगा। हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। फिलहाल मेरे पास समय इतना ही समाप्त हो गया है आज की चर्चा के लिए, धन्यवाद आपका। लेकिन हम आगे बढ़े और भी मुद्दों पर बात करें, उससे पहले वक्त है छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक लूँ उससे पहले देखिए यूट्यूब फ्लैश हो रहा है, हमारा शो ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पर और अपने सवाल पूछना